हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। सो आज हम लोग अपनी एसएटी प्रिपरेशन का फर्स्ट क्लास का श्री गणेश करेंगे। जी हाँ, आज से हम अपने सैट मैथ्स की तैयारी शुरू करेंगे और हम इस बुक को फॉलो करेंगे जो कि बैरेंस का मैथ वर्कबुक फॉर द न्यू एसएटी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक है और मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा अगर आप एसएटी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ्स के लिए। तो आज से हम इस बुक को फॉलो करेंगे और हमारी कोशिश यही रही कि इस बुक को पूरा का पूरा हम सॉल्व कर सकें, जो कि हम ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताते चलेंगे, स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना, और किस तरह से टाइम का सेविंग होना चाहिए, राइट। क्योंकि सैट जो है वो इट्स नॉट वेरी टफ, बट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस बुक की बात करें तो ये अप्रॉक्स 499 रुपीज़ का बुक है और मैं रिकमेंड करूँगा इसे कि आप अमेज़ॉन से लें। हालांकि आपको बुक लेने की शायद ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इवन दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बुक से सारे के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी कंटेंट इस बुक में है। स्पेशली साथ में हम आपको टिप्स भी देंगे किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। आज से हम शुरू करते हैं इस बुक को। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नो कैलकुलेटर सेक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएटी मैथमेटिक्स यानी कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ्स में दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका नो कैलकुलेटर सेक्शन, जहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करने को दिया जाता है, विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना रहता है। और एक आपका होता है कैलकुलेटर सेक्शन, जहाँ पर आपको कैलकुलेटर परमिटेड रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। लेट्स बिगिन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 3x - 2y इज इक्वल्स टू 13 एंड x + y इज इक्वल्स टू 1, देन xy इज इक्वल्स टू व्हाट। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। यहाँ पर ध्यान रखना है एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। वी विल बिगिन बाय सॉल्विंग द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ फॉर वाई। क्यों सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू करेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन ईजी है और इसी से हम फर्दर कैलकुलेशंस कर पाएंगे। सॉल्यूशन, ओके। x + y इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, x + y इज इक्वल्स टू 1 था, इस x को हमने इस तरफ भेज दिया, ये +x था, उधर जाकर -x हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर y का वैल्यू मिल चुका है, जो कि हो गया y इज इक्वल्स टू 1 - x, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो y का जो वैल्यू मिला हमें, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। 3x को एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस का सिंबल 2, और y का वैल्यू हमें क्या मिला 1 - x, जो कि हम इसे ब्रैकेट में पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3x - 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 हो गया, -x और -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये हमें मिल जाएगा +2x, राइट। और यहाँ तो 13 था ही। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x + 2x हमारा हो जाएगा 5x, और ये जो -2 था इसे हम इस तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड में, -2 हो जाएगा +2, दैट इज़ 13 + 2, दैट इज़ 5x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 15, है ना। अब 5x इज इक्वल्स टू 15 है, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/5, और ये हमें मिल जाएगा 3। देयरफॉर हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू तो हमें मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ x के वैल्यू से हमें आंसर मिल जाएगा?
नहीं, हमें y का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे x और y का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो x का वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर से y का वैल्यू हमें एज इट इज़ पुट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 गिवन था, राइट। सो x का वैल्यू हमें 3 मिल गया, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 हमें मिल चुका था। अब y को यहीं LHS में ही रहने देंगे, इस 3 को हम लोग RHS में भेज देंगे, तो ये +3 है, उधर जाकर हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब ये 1 - 3 हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, मिल जाएगा -2 मिल गया, ठीक है जी। y इज इक्वल्स टू हमें -2 मिल गया, बहुत बढ़िया। अब हमें x का वैल्यू भी मिल चुका है जो कि 3 है, और y का वैल्यू भी अभी हमें मिल चुका है जो कि -2 है, ठीक है। अब हमें करना क्या था, हमसे पूछा गया था x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब x हमें 3 मिल चुका है और y हमें -2 मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू -2, बहुत सिंपल है, 3 इंटू -2 हमें -6 मिल गया। देखेंगे -6 कौन सा ऑप्शन है, हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑप्शन इज -6, दैट मीन्स -6 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ईजी था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, व्हाट वी हैव, ओके, सवाल है इफ 2 इंटू 4 टू द पावर x, ये ध्यान देने वाली बात है, 2 डॉट जहाँ पर भी है ना, ये डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है ना, तो ये कहीं पर भी इस तरह से दिया हुआ है पॉइंट, तो उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उससे गुना हो रहा है ये। तो इफ़ 2 इंटू 4 रेज टू द पावर x प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द पावर x प्लस 5 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 6 इंटू 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 12 एंड अगेन प्लस 4 टू द पावर 12। और हमसे पूछा क्या गया है, x का वैल्यू बताने के लिए, ये जो पावर में जो x दिया हुआ है उसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं इनमें एक चीज़ तो कॉमन है, और वो है 4 रेज टू द पावर x। और इन सब के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, यानी कि क्या काम करना है, एडिशन, ठीक है, यानी कि सबको ऐड करना है। चलिए ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, है ना, ये हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 5 16 मिल जा रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 16 इंटू 4 टू द पावर x। क्यों? क्योंकि 4 टू द पावर x को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और इन सभी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6। तो ये तो हो गया LHS की बात, LHS अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब आते हैं RHS की ओर। RHS में भी हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि 4 रेज टू द पावर 12 4 टाइम्स आया, ठीक है जी, 4 बार आया। अब क्या हम इसे 4 इंटू 4 टू द पावर 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये 4 टाइम्स आया, बस उसी चीज़ को हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। अब LHS हमें ये मिल गया, RHS हमें ये मिल गया, ये भी मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 4 से 16 4 टाइम्स में क्या मिल गया हमें, 4 इंटू 4 टू द पावर x, और यहाँ क्या था 4 टू द पावर 12। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है जी, ये हम इधर RHS में ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 4 टू द पावर 12 अपॉन 4, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 का जो 1 है ना पावर में, ये इसको कट कर देगा, एक माइनस हो जाएगा,
यानी कि 4⁻12 माइनस 1। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? 4⁻11। यानी कि हमें मिल गया 4x इज इक्वल्स टू 4⁻11। अब क्योंकि दोनों पावर्स के बेस सेम हैं, यानी कि बेस यानी कि ये 4, इधर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो x हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 11, राइट। सो x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा? 11, है ना। देखते हैं 11 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दी इज द राइट चॉइस। तो ये हमने इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लग सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी रहे किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो बिल्कुल बहुत आसान है क्वेश्चन में दम नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उससे डटे रहना है, किस तरह से उससे मुकाबला करना है, यही तो हम सीख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो रोमन न्यूमरल एमसीक्यू है। अब रोमन न्यूमरल एमसीक्यू क्या होता है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। रोमन नंबर्स तो हम लोग जानते ही हैं, किस तरह से रोमन नंबर्स के थ्रू हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। यूजिंग सम लेटर्स वी यूज टू डिनोट नंबर्स, राइट। जैसे V से 5 को डिनोट करते हैं, X से 10 को डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये कुछ खास नहीं होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और पहले हमें ऑप्शंस मिलते थे कुछ इस तरह के A B C and D। अभी भी हमें वैसा ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है, जैसे कि क्वेश्चन अभी हमें कहता है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल measure 4 and 9. Which of the following could represent the number of square units in the area of the triangle? यानी कि हमें बताया गया है कि दो साइड्स हैं एक ट्राइंगल के, है ना। एक है हमारा 4 और दूसरा है हमारा 9, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से, यानी कि 1 2 3, ये जो रोमन ऑप्शंस दिए हुए हैं, रोमन नंबर में ऑप्शन नंबर 1 2 and 3, इनमें से कौन सा सही है ना। और पूछा क्या गया है, कुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बेसिकली कुछ खास है नहीं ये, मतलब एक विशेष प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जिसमें समस्याओं के तथ्यों के आधार पर 3 रोमन अंक जो दिए हुए 1 2 and 3, आपको यह तय करना होता है कि इन 3 ऑप्शंस में से, 3 रोमन ऑप्शंस में से कौन सा कथन, है ना, कौन सा फैक्ट जो है वो सही है। उस जानकारी का उपयोग करके अन्य 2 बयानों, यानी कि जो अदर 2 स्टेटमेंट्स बच जाएंगे, उस मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो 2 and 3 ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, है ना, एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, और फिर आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। रोमन न्यूमरल जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सवाल कहता है एक ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स हैं, एक साइड का मेज़र है 4 और दूसरे साइड का मेज़र है 9, और हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन तीनों में से, ये और ये, इन तीनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तरह से हमसे पूछा गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम जानते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो नोट करने वाली बात जो ये है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल occurs when the two given sides form a right angle. अब इसका क्या मतलब है, किसी भी ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया
है ना। जो मैक्सिमम एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उस ट्राइंगल के दो साइड्स, जैसे कि एक ट्राइंगल अभी हम ले लेते हैं, दो साइड्स हमें दिए हुए, मान लेते हैं ये 4 है और ये 9 है। इस और एक ट्राइंगल हम इस तरह से ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये 9 ले लेते हैं, लेकिन ये तीनों एंगल्स जो हैं इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो इसका एरिया आप देख सकते हैं, ये भी 4 है, ये 9 है, लेकिन इसका एरिया जो रहेगा वो इससे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जो मैक्सिमम एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उस ट्राइंगल की दो भुजाएं, यानी कि टू साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल मेक्स अ राइट एंगल, है ना। वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग 90 डिग्री लेकर चलते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला इसी के लिए जानते हैं अगर एरिया निकालने रहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसे बेस ले लेते हैं, इसे हाइट ले लेते हैं। हाफ इंटू 4 इंटू 9, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, यानी कि अब हमें क्या मिल गया? 2 इंटू 9, हमें एरिया क्या मिल गया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं, 18 स्क्वायर यूनिट्स तो मिल गया। अब बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना था, और ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ऑप्शन नंबर ABCD जो दिया हुआ है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 ओनली। 1 ओनली का मतलब है कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा। फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 ओनली, यानी कि 18 ओनली। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 एंड 2 ओनली, यानी कि 6 भी होगा और 18 भी होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि 1, 2 एंड 3। अब आप सोच रहे हैं एरिया तो एक ही हो सकता है, दो कैसे हो सकते हैं? एक ट्राइंगल के एरिया या तो एक ही होगा ना, या तो 6 होगा या 18 होगा या 20 होगा। बट जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल अकर्स व्हेन द टू गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सैट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, और ऑप्शंस भी इसी तरह से दिए हुए रहते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में, या उन्हें लगे कि ये तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन खुद सोचिए ना, ऐसा क्वेश्चन ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, कुछ तो बात होगी ना क्वेश्चन में, तभी तो आखिर इंटरनेशनल लेवल पर ये एग्ज़ाम हो रहा है। खैर, 18 स्क्वायर यूनिट्स ये हमें क्या मिल गई? ये मैक्सिमम एरिया है उस ट्राइंगल का। यानी कि अब हम आंसर कैसे पता करेंगे? आप बोलेंगे अरे ठीक है, आंसर क्या होगा तो आप ही बता दीजिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। अब जैसा कि मैंने बार बार बताया, सिंस 18 square units is the maximum area of the triangle, the area of the triangle can be any positive number 18 और लेस। समझ नहीं आया? ठीक है, समझाते हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 18 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो इस ट्राइंगल का, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल जो दिया हुआ है जिसका एक साइड 4 है और एक साइड 9 है, ये मैक्सिमम एरिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर एरिया उस ट्राइंगल का भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो ट्राइंगल राइट एंगल फॉर्म करे, है ना। वो ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? 18 square units is the maximum area of the triangle. The area of the triangle can be any positive, शॉर्ट में लिखा है मैंने, पॉजिटिव नंबर 18 और लेस। यानी कि उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 18 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग से पूछा जाता है ट्राइंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम यही करते हैं ना। लेकिन इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया 18 भी हो सकता है और कोई भी नंबर जो कि 18 से छोटा हो, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर 18 और लेस, 18 से ज़्यादा भी नहीं
और नेगेटिव भी नहीं, यानी कि 1 से लेकर 18 तक कुछ भी एरिया हो सकता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन एक फर्स्ट है 6, सेकंड है 18 और थर्ड है 20। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो हमारा 18 डेफिनेटली है जो कि मैक्सिमम एरिया है। क्या 20 हो सकता है? जी नहीं, जैसे कि हमने जिक्र किया 18 और लेस। 18 तो ऑलरेडी मैक्सिमम एरिया है, 20 तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन 18 से कम दिया हुआ है क्या कोई? हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन 1 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 और 18। अब हम ए बी सी डी में देखेंगे जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि इन ऑप्शंस में ऐसा कोई दिया हुआ है क्या ऑप्शन की फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 ओनली, यानी कि 6 ओनली। नहीं, 6 ओनली तो है नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकंड ओनली। बहुत सारे बच्चे यही मार देंगे 18। ये जल्दबाजी में सॉल्व किया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, 18 आया। ऑप्शन में देखेंगे बच्चे 18 दिया हुआ है और सॉल्व कर देंगे, बट ये भी गलत है। या तो 18 होगा या तो 18 से कम होगा, और 18 भी दिया हुआ है और 18 से लेस भी दिया हुआ है, यानी कि वो ऑप्शन खोजना है हमें जिसमें 1 और 2 दोनों ही दिया हुआ है। देखते हैं आगे। ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 और 18, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन डी बोल रहे हैं 1 2 एंड 3 ना, 1 2 एंड 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 जो हो गया वो 18 से ज़्यादा हो गया, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को शायद पता नहीं था, इसीलिए हालांकि अब हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें अब कभी भी कोई भी दिक्कत गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये यूज़ करते हैं ये मैक्सिमम एरिया होता है। असल में किसी इस ट्रायंगल का एरिया 18 या 18 से कम हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर विच इज़ इक्वल टू 18 और लेस देन 18। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे हमें दिया हुआ रहता है एक साइड 5 और एक साइड 10 दिया हुआ रहता है। हम फार्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 करते हैं, 2 से इसको कट करते हैं 5 टाइम्स में, यानी कि 5 इंटू 5 ये हमें 25 मिल जाता। अब अगर हमें 25 मिलता तो या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 25 हो सकता है या तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि 25 से लेस हो, है ना। तो यही ध्यान में रखना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रिडिन क्वेश्चन है और इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, ए बी सी डी कोई भी ऑप्शंस नहीं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि नो कैलकुलेटर सेक्शन जो आपका होता है उसमें 15 क्वेश्चंस आपके MCQ होते हैं प्लस 5 क्वेश्चन आपके ग्रिडिन होते हैं, यानी कि टोटल आपके हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस। जी, तो ये आपका ग्रिडिन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा। जिस तरह से हम इन जनरल OMR में बबल करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर बबल करेंगे, वो हम आगे दिखाएंगे किस तरह से करना है। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखेंगे। इन सेमी सर्कल O, यानी कि ये जो सेमी सर्कल O है अबव कॉर्ड CD ये इज़ पैरेलल टू डायमीटर AB, ठीक है। डायमीटर आपका ये हो गया, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है ऊपर जो दिया हुआ है ना। और ए बी हमारा दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 26 एंड द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, ठीक है। हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी हमें 26 दिया हुआ है और एंड द डिस्टेंस ऑफ CD यानी कि CD फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5, ठीक है। इस सेमी सर्कल का सेंटर हमारा O है और हमें बताया जा रहा है कि CD जो कॉर्ड है इसका डिस्टेंस, इस कॉर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कितना है? 5 है। 5
किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे देखते हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉम ओ, जो कि हमारा सेंटर दिया हुआ है, वी विल ड्रॉ एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज एच ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग एच मान लेते हैं। ओके, सो फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एच परपेंडिकुलर, ये सिंबल है शॉर्ट में परपेंडिकुलर का, टू सी डी। ठीक है, सी डी पर ये परपेंडिकुलर बने, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। सो ओ एच हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 5। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, और ये 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है। चलिए ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम ये देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, हमें सी डी का लेंथ फाइंड करना है। किस तरह से कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ये सी डी पर ओ से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे ड्रॉ रेडियस ओ से सी की ओर, यानी कि ओ सी, है ना। और सिंस द डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, डायमीटर हमारा ए बी है, और ए बी हमारा कितना है 26। सिंस द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 26। ठीक है, तो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है, ये जो इसका हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि आखिर ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ओ से लेकर बी तक। सो ओ ए इज़ ऑल्सो अ रेडियस एंड ओ सी इज़ ऑल्सो अ रेडियस। सिंस हमारा डायमीटर जो कि ए बी है, डायमीटर हमारा 26 है ना, डायमीटर ए बी इज़ 26, और हम लोग जानते हैं कि रेडियस क्या हो जाता है, रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर हमारा क्या होता है, 2r होता है ना, 2 इंटू आर। सो सिंस ए बी हमारा 26 है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 26, और 26/2 एक ही बात है, ये हमें मिल जाएगा 13, यानी कि 13 हमारा हो जाएगा क्या, रेडियस। तो ये हमें क्या मिल गया, 13। अब ध्यान देने वाली बात यह है, एक साइड हमें 5 मिल गया और एक साइड हमें 13 मिल गया, और तो और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ सी एच, बिल्कुल। अब ये यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ट्राइंगल ओ सी एच बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, सी एच का पता करना है। सी एच क्या है, हमारा बेस है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हमारा जो बेस हो जाएगा, सॉरी हाइट जो हो जाएगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे 5 स्क्वायर, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 169 माइनस 25। हमें सी एच क्या मिल गया, ये रूट अंडर होगा, सॉरी। सो सी एच हमें क्या मिल जाएगा, 12, क्योंकि रूट अंडर 144 क्या होता है, 12 होता है। तो सी एच हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी, यानी ये तो हमें सी एच मिला ना, सी एच हमें मिल गया 12, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, सी डी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो
सिंस सी एच हमें 12 मिल रहा है तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा, सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 12, जो कि कितना हो गया 24। क्यों 12 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि सी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सी डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, सी एच प्लस एच डी, राइट। सी डी ये जो होल जो हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सी एच प्लस एच डी है ना, यानी कि 12, ये 12 है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 12 होगा क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। तो 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 24, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सी डी निकल गया, यही हमें फाइंड करना था। अब ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं वो बता देते हैं आपको इस तरह से कुछ ओ एम आर टाइप में मिलेगा आपको, है ना। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हमारा आंसर क्या आया 24। ये 2 हम लोग बबल कर लेंगे और यहाँ 4 हम लोग बबल कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, यही था ग्रेडियन। इसमें ध्यान देने की बात ये होता है कि डेसिमल भी आपको मिलता है और कई बार आपको फ्रैक्शंस भी मिलता है। जैसे जैसे हम बताएंगे आपको आगे सॉल्व करेंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे और ऐसे प्रिंट आउट निकालेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने 5th क्वेश्चन पर हैं, जो कि वंस अगेन ग्रेडिंग क्वेश्चन है, इसलिए हमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है और क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 4 लेस देन, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सिंबल है ये मॉड है, ये मॉड में है 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट नहीं समझ लेना है इसे, ठीक है। इफ़ 4 इज़ लेस देन मॉड अंडर, यानी कि मॉड के अंदर, मॉड अंडर 2 माइनस एक्स लेस देन 5 and x is less than 0, what is one possible value of mod x, what is one possible value of mod x। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैल्यू ऑफ मॉड x पूछा गया है और मॉड के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉड में जो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन मॉड के बाहर जो भी नंबर आएगा, फिर चाहे मॉड ऑफ -2 अगर है तो वो 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 है तो वो 2 हो जाएगा, कभी भी मॉड के बाहर पॉजिटिव नंबर ही आएगा, है ना। और कई बार ग्रेडिंग क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे एक पॉजिटिव आंसर भी मिल सकता है, एक नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है, लेकिन हम इन जनरल एक ही आंसर को एंटर करते हैं। फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो द एक्सप्रेशन 4 लेस देन मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन 5 क्या दर्शाता है हमें, स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ टू माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, तो ये एक्सप्रेशन जो है 4 लेस देन मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन 5 स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ मॉड अंडर 2 माइनस एक्स, ये किसके बीच में होगा, इस चीज़ पर ध्यान देना है। मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स ये 4 से ग्रेटर है, दिस वन इज़ ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में होगा, इज बिटवीन 4 एंड 5, है ना। सो दिस एक्सप्रेशन विच इज mod of 2 minus x is greater than 4 but less than 5 states that the value of mod of 2 minus x is between or lies between 4 and
5, यानी कि 4 और 5 के बीच में होगा. सो what to do next? Pick any such number. Pick any such number, let's say 4.5, and then solve. And then solve mod of 2 minus x is equals to, for x is equals to 4.5, है ना. यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 4 और 5 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे और उसे हम लोग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स में x के जगह पर पुट कर देंगे. लेट सपोज हमने नंबर लिया x इज इक्वल्स टू 4.5, जो कि 4 और 5 के बीच में है. तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे. सो बाय इंस्पेक्शन, यानी कि जांच करने पर, द सॉल्यूशन, राइट, द सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, और फॉर x इज इक्वल्स टू 4.5, है ना. जब 4.5 का वैल्यू, जब x का वैल्यू हम लोग 4.5 पुट करेंगे तो हम दो चीज़ हो सकता है. पहला, 2 माइनस एक्स का वैल्यू हमने पुट किया 4.5, क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल गया मॉड ऑफ माइनस 2.5, ठीक है. और जब ये मॉड से बाहर निकलेगा, मैंने बताया था कि मॉड से बाहर कभी भी पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा. ये तो हमने एक बार x का वैल्यू पॉजिटिव लेकर देखा. या अब और x इज इक्वल्स टू, हम लोग माइनस 4.5 भी एक दफ़ा ले लेते हैं. तो 2 माइनस माइनस 4.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस पहले से ही था और ये हमने x का वैल्यू इस बार माइनस 4.5 लिया, है ना. तो मॉड अंडर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 4.5, ये हमें क्या मिल जाएगा, मॉड अंडर 6.5, या हम लोग कह सकते हैं 6.5. तो x का वैल्यू 4.5 लेने पर हमें मिल रहा है 2.5, और x का वैल्यू माइनस 4.5 लेने पर हमें मिल रहा है वैल्यू 6.5, है ना. बट अगर हम ध्यान दें तो इस एक्सप्रेशन में एक कंडीशन दिया हुआ है, दैट x इज़ ग्रेटर, सॉरी, दैट x इज़ लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब हुआ, ज़ीरो से छोटा, यानी कि वो नेगेटिव नंबर ही होगा. यानी कि x का हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव ही होगा, है ना. सो सिंस इट इज़ गिवन दैट x इज़ लेस देन ज़ीरो, यूज़ x इज इक्वल्स टू माइनस 2.5, क्योंकि x का कंडीशन, x के लिए हमें कंडीशन दिया हुआ है इज़ लेस देन ज़ीरो. इज़ लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव ही हो सकता है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, पूछा क्या गया था हम लोग से, मॉड ऑफ x. ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया मॉड ऑफ x, ठीक है. x का वैल्यू तो हमें ये मिला. अब इसका मॉड करते हैं, माइनस 2.5 का मॉड. जैसा कि मैंने बताया, मॉड से कभी भी नेगेटिव नंबर हो मॉड के अंदर या पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा. तो मॉड ऑफ माइनस 2.5, या यूँ कहे कि मॉड ऑफ x का वैल्यू हमने फिर पुट किया माइनस 2.5, ये हमें क्या मिल गया, 2.5. सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 इज़ द राइट आंसर. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, mod under 2 minus x is greater than 4 but less than 5 and x is less than 0, और हमसे पूछा है what is one possible value of mod of x. तो इस एक्सप्रेशन से ये तो हमें क्लियर हो गया कि mod of 2 minus x जो है वो 4 से तो बड़ा है बट 5 से स्मॉल है. यानी कि अब जो x का वैल्यू है, या यूँ कहे कि mod of 2 minus x जो है, ये जो पूरा का पूरा जो mod of 2 minus x है, ये 4 और 5 के बीच में है ना, is between 4 and 5. So we will pick any such number, let's say 4.5. हम कोई भी बीच का नंबर ले लेंगे, 4 और 5 के बीच का नंबर. जैसे कि let's suppose 4.5 हमने लिया, तो 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स जो है उसमें हमने x का वैल्यू एक दफ़ा 4.5 रखा और एक दफ़ा हमने माइनस 4.5 रखा. जब हमने 4.5 रखा तो हमें मिल रहा था 2.5, और जब हमने माइनस 4.5 रखा तो हमें मिल रहा था 6.5.
लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है दैट x इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स कि x का वैल्यू नेगेटिव ही होगा. सो इट इज़ सिंस इट इज़ गिवन दैट x इज़ लेस देन 0, सो वी विल यूज़ x इज इक्वल्स टू -2.5. ठीक है, x तो हमें मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ x हमें निकालना है. क्या निकालना है? मॉड ऑफ x. सो मॉड ऑफ x, x का वैल्यू हमें मिल गया, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू -2.5 था, तो मॉड ऑफ x मीन्स क्या? मॉड ऑफ -2.5. और मॉड से कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा. सो 2.5 इज़ द राइट आंसर. और ग्रेडिंग कुछ इस तरह का होता है जैसे कि हमारा OMR में होता है. अब हमें आंसर क्या मिला? 2.5. किस तरह से करेंगे ये बता देता हूँ पहले कैसे क्या है. ये हमारा फ्रैक्शन के लिए है, ये हमारा डेसिमल हो गया. हमें 2.5 निकालना है, 2.5 ग्रेडिंग करना है. ग्रेडिंग मतलब इसमें बबल करना है. पहले तो हम 2 खोजेंगे, ये 2 मिल गया हमें, हमने 2 को ग्रेड कर लिया. अब क्या सीधे 5 कर लेंगे? नहीं, पॉइंट लगाना है ना हमें. ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, इसे ग्रेडिंग कर लेंगे हम, यानी कि क्या हो गया? 2 पॉइंट, राइट. अब 5 करना है, 5 खोजेंगे, 5 ये रहा, ये हो गया हमारा आंसर. इसी को हम लोग ग्रेडिंग कहते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. अगर 2/5 होता यानी कि कुछ इस तरह से, तो ये इस डेसिमल की जगह हम लोग इसको ग्रेडिंग करते हैं, है ना. बस यही था. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.